हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चंद्र स्वरूप अकेडमी पर। आज हम कक्षा 9th के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में सेकंड पार्ट में बात करते हैं, जिसमें आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम 1.1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज किसकी बात करते हैं? 1.1 की बात करते हैं, ठीक है। और उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है? हो सकती है तो आप बताओ। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिला लिख कर देख लेना कि दे रखा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है, आपको बताना है। तो शून्य एक परिमेय संख्या होती है। यदि हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या क्या होती है? अगर हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p बटा q के रूप में लिखते हैं या अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। तो मैंने बताया था कभी हर यानी हर तो कभी क्या है, नॉट इक्वल जीरो होगा, यानी हर का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर हम जीरो करेंगे तो ये इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनिटी का मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन अंश यानी p का मान कुछ भी हो सकता है। p का मान यानी पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं जैसे मैं 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट लिख सकता हूँ, नहीं क्योंकि अगर मैं ऊपर जीरो रखूंगा तो परिमेय संख्या का मान क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल देना, जैसे मैंने क्या लिखा कि मैंने लिखा कि 0/2 है, तो 0/2 का अर्थ कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैंने लिखा 0/1 है, तो इसका भी अर्थ कितना हो जाएगा? जीरो। अर्थात शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो पहले लिखना कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखना हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, जिसको हम 0/2 0/1 के रूप में बहुत सारे उदाहरण की सहायता से हमने समझा है, ठीक है। अगला है दूसरा क्वेश्चन। आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? परिमेय संख्या को क्या करना है? ज्ञात करना है। मैंने आपको परिमेय संख्या को ज्ञात करना बताया था कि हम दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे एक दूसरा सवाल दे रखा है कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या निकालनी है, किन के मध्य? 3 और 4 के मध्य। जबकि ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू करवा चुका हूँ कि 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको 3 तरीके इसके बताए थे अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करने की, यानी दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं उसके मैंने आपको कम से कम 3 तरीके बताए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपका मैंने करवा रखा है, तो ये क्वेश्चन हर वैसे आप होमवर्क के रूप में आप करना, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन तीसरे की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? तीसरे क्वेश्चन दे रखा है कि 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 वह और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या। तो मैंने आपको 3 टाइप बताई थी, तीनों फिर मैं बता रहा हूँ, एक बार देख लेना। तीनों टाइप मैं फिर बताऊंगा, तीनों दोबारा देख लेना, ठीक है। नहीं और तीनों में से आप कोई टाइप से करना, तीनों आपके सही है, ठीक है। फर्स्ट टाइप सॉल्यूशन में देखना कि हम 3 टाइप पढ़ेंगे। तीन टाइप का पहला सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन क्या दे रखा है कि जितनी संख्या पूछ रखी है आपको, मतलब आपको 5 परिमेय संख्या पूछ रखी है, तो आप जितनी संख्या दे रखी है यानी जितनी प्राकृत संख्या दे रखी है उसमें एक जोड़ देना। और जो जितनी संख्या आ रही है, जितनी संख्या आएगी, मान लो मेरे को कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तो मेरे को इस दोनों संख्या को ऊपर नीचे किससे गुणा करना है? 6 से गुणा करना है। तो गुणा करो, 3/5 इंटू 6, बटा में भी 6, वह 4/5 इंटू 6 और इंटू कितना हो गया? 6। अब 3 को मैंने 6 से गुणा किया, कितना हो गया? 18/30 और वह 24 बटा कितना हो गया? 30। तो इनके मध्य हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। हम लिख सकते हैं नहीं कि 5 कौन कौन सी हो गई? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 परिमेय संख्या हुई नहीं हुई? तो कितना इजी है कि जितनी आपको संख्या दे पूछी है उसमें एक ऐड कर देना। ऐड एक करके ऊपर नीचे दोनों तरफ से गुणा करा देना, फिर आप संख्या लिख सकते हो। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या था कि फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हो। नहीं, फॉर्मूला क्या था कि दोनों संख्या का योग करके किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लेना है। तो इन दोनों को जोड़ो, यानी 3/5 वह, अब ठीक है, तो 3/5 है, 4/5 का योग करना है। योग करके किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है, ठीक है। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 5 है। 5 ऊपर 5 5 में 5 का भाग कितनी बार गया? एक बार। एक और 3 से गुणा गया 3, और 3 और 4 कितने हो गए? 7। तो इसका कितना मान आ जाएगा कि 7/5, और 5 को मैं 2 से गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा? 7/10।
तो पहली परिमेय संख्या कितनी आ गई 7/10। अब आप ऐसे मतलब समझना कि सर यहाँ पर 19/30 है, यहाँ पर 7/10 है। इनका आप भाग देकर देख लेना, ये मतलब 10 मतलब में भाग देंगे तो बराबर उत्तर आएगा लमसम, ठीक है। आगे देखो दूसरी संख्या। अब मैं 3/5 और 7/10 की मध्य ज्ञात कर सकता हूँ। ये पहली संख्या हो गई, यहाँ पर ये दूसरी संख्या हो जाएगी। 3/5 में 7/10 के मध्य दो परिमेय संख्या निकालनी, फिर मेरे को 2 का भाग लगाना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 10 और 5 का एलसीएम कितना है 10। 10 में 5 का भाग कितने बार गया 2 बार, तो 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13। और 10 में 10 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 20। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 13/20। आगे देखो तीसरी संख्या निकालनी है, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, आप इन दोनों को योग कर दो। 7/10 प्लस 13/20 करके किसका भाग लगाना है 2 का भाग लेंगे। तो लगाओ एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया। 10 का भाग 20 में कितनी बार गया 2 बार। 2 को 7 से गुणा किया 14, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 बटा 20 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 40। तो तीसरी संख्या कितनी आ गई 27/40। अब देखो चौथी संख्या, तो चौथी संख्या आप निकाल लो कि 7/10 और 4/5 के मध्य निकाल लो। तो 7/10 प्लस 4/5 के मध्य निकालेंगे, फिर किसका भाग लगाना है 2 का। तो लगाओ इनका लघुत्तम कितना आ गया 10। 7 और 8 कितना हो गया 15 और 15/20। अगली संख्या कौन सी आ गई 15/20। पांचवी संख्या निकाल दो, पांचवी संख्या निकाल दो, इन दोनों के मध्य निकाल दो कि 13/20 प्लस 15/20 बटा में कितना हो जाएगा 2। तो अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया। 13 और 15 कितने हो गए 28। 28 20 में 2, 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो ये दूसरा तरीका था। पहला तरीका ये है, दूसरा ये है जिसकी हम फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। तीसरा तरीका है दशमलव यानी भाग विधि से, हम जिसको क्या बोलते हैं भाग विधि बोलते हैं। डिवाइडेड मेथड से भी हम कर सकते हैं। आपको दे रखा 3/5, 3/5 वह क्या दे रखा है 4/5। भाग विधि कब यूज होगी जब संख्या आपको प्रॉपर रूप से किस में दे रखा है अंश बटा के रूप में दे रखा है, यानी परिमेय संख्या आपको दे रखी है अंश बटा के रूप में तब। अब देखो 5 का भाग 3 में लगाएंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा, वह इसका इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा 0.8। अब आप सब जानते हो कि 0.6 0 से लेकर 0.68 के मध्य कितनी संख्या है बहुत सारी संख्या। तो आप लिख सकते हो नहीं कि 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। अब आपको 5 की संख्या लिखनी थी तो मैंने 5 संख्या लिख दी। अब आपके पास में एक क्वेश्चन को करने के 3 तरीके, तीनों में से कोई करना आपका सही होगा, ठीक है। पहला है सीधा करना आपको जोड़कर, दूसरा है फॉर्मूले से और तीसरा है भाग विधि से जिसमें आप भाग देकर सीधा बता सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चौथे में आपको बताना है सत्य और असत्य। क्या बताना है सत्य और असत्य बताना है। तो सत्य और असत्य बताना है तो आपको मैंने जो संख्या की परिभाषाएं लिखाई थी अगर वो याद है आप तो कर सकते हो आराम से। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को क्या है कर सकते हो। चौथे का आपको पहला दे रखा है कि चौथा क्वेश्चन है, चौथे का आपको पहला दे रखा है कि क्या कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, मैं लिख रहा हूं देखना, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है क्या। तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है। मान लो प्राकृत संख्या क्या होती है, आप पहले उस परिभाषा को याद करो कि प्राकृत संख्या होती क्या है। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक चलती है। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है 0 से 0 1 2 डॉट 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 चलती है। तो आपको बताना है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। अगर मैं इस 0 को छोड़ दूं तो आगे वाली संख्या क्या है प्राकृत संख्या, यानी 0 प्लस प्राकृत संख्या क्या कहलाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात पहला कथन क्या होगा सत्य होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या नहीं है प्राकृत संख्या, ये ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सत्य होगा कि पहला जो वाक्य लिखा वो क्या है एकदम सत्य है। दूसरे में लिख रखा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, दूसरे क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या
पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, ऐसे दे रखा है। तो अब आप जानते हो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। पूर्णांक संख्या मान लो ये एक लाइन है जिसमें आपको जीरो दे रखा है, इधर वाला मान ऋणात्मक होता है, क्या होता है ऋणात्मक होता है, इधर वाला मान क्या होता है धनात्मक होता है, क्या होता है धनात्मक। ये तीनों मान क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। जबकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर आगे वाली होती है। तो ये कथन तो गलत हो गया, नहीं सीधी सी बात है कि ऐसे बोलता है कि पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है तो सत्य था कथन। लेकिन इसने बोला है कि पूर्णांक पूर्ण होती है क्या, तो ये कभी नहीं होता। ये क्या है सत्य कथन, क्या है असत्य है, क्या है असत्य, ठीक है। आगे दे रखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं होती है, ध्यान रखना। अगला वाला भी देखना कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी संख्या होती है जैसे मैंने लिखा 5/8। तो ये 5/8 क्या है, इस 5/8 में भाग देंगे तो संख्या रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब संख्या चलती रहेगी, रिपीटेशन नहीं होगा। अनावर्ती वाली संख्या होगी, अनावर्ती संख्या किस में इंक्लूड नहीं की जाती है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर में इंक्लूड नहीं की जाती है, वो होती है इन इरेशनल नंबर में, उसकी क्या होती है गिनती होती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है सब में। एक्सरसाइज 1.2 में क्या दे रखा है कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है सत्य और असत्य बताना है, क्या बताना है सत्य और असत्य बताना है। तो वहां पर आगे देखो क्वेश्चन उधर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या। तो मैंने जब आपको संख्या का विभाजन पढ़ाया था उसमें बताया था नहीं कि प्रत्येक क्या इसमें दे रखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या। तो मैंने आपको बताया था ना कि वास्तविक संख्या दो भागों में विभाजित होती है। वास्तविक संख्या कितने भागों में विभाजित होती है, दो भागों में, एक तो होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय में। तो ये बात मैंने आपको बता दी है नहीं। तो इसने यही पूछा है कि बताइए क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो होती है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा सत्य। क्या है रूट के रूप में है, वो किसके रूप में दे रखा है, मान लो कोई रूट एम के रूप में दे रखा है, किसके रूप में दे रखा है रूट एम के रूप में, यानी वर्गमूल के अंदर वो संख्या है एम, यहाँ पर वो संख्या क्या है प्राकृत संख्या है। तो क्या हम दर्शा सकते हैं कि प्रत्येक रूप में व्यक्त होती है क्या, तो होती है और नहीं भी होती है, दोनों भी है। क्यों कि आपने देखा होगा कोई भी मैं संख्या लिख दूं, जैसे मैंने लिखा √2 लिख दिया, √3 लिख दिया, इन सबको हम क्या अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, इनको हम किसके रूप में दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने लिखा देखो अगर माइनस अंदर रखा तो ये माइनस अगर रूट के अंदर आ गया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काल्पनिक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ये काल्पनिक संख्या क्या है कि हम रूट पर क्या संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, तो संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। तो ये क्या हो गया कथन असत्य हो गया, क्या हो गया असत्य हो गया, क्या हो गया असत्य हो गया। तीसरा दे रखा है कि पहले का उल्टा दे रखा है। पहले हमने पढ़ा था कि परिमेय सभी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जबकि इसका तीसरा पार्ट में दे रखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या होती है, तो ये गलत है, ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा असत्य। तो तीसरे का भी क्या हो गया असत्य, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया असत्य, असत्य वाला कंप्लीट। जो भी संख्या अगर वर्गमूल में क्या अपरिमेय संख्या होती है, अगर है तो उदाहरण दो, अगर नहीं है तो भी उदाहरण की सहायता से हमें क्या करना है समझना है। कहने का अर्थ है कि किस दूसरे में पूछा है कि प्रत्येक वर्गमूल में कोई भी अगर वर्गमूल में संख्या है, मान लेते हैं कोई वर्गमूल में संख्या m है, तो ये प्रत्येक संख्या क्या है कि क्वेश्चन के अनुसार कहने का मतलब है क्या ये अपरिमेय संख्या होती है, तो ऐसा नहीं है। या तो हम जैसे मैंने कोई वर्गमूल के अंदर मैंने कोई पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या क्या लिख दी, मैंने लिख दिया कि 16 लिख दिया, कितना लिख दिया 16। तो ये 16 किसके अंदर है, इस वर्गमूल के अंदर है नहीं, लेकिन इसका क्या है हमें इसका मिल रहा है नहीं वर्गमूल आंसर मिल रहा है नहीं। ये 16 किसका वर्गमूल है, ये 4 का है, तो 4 हमें आंसर मिल रहा है नहीं। जबकि उसका कहने का मतलब होता है कि क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ये जो संख्या है ये सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है, जबकि नहीं है, ऐसा नहीं है। हम कोई भी संख्या पूर्णांक या पूर्णांक दे रखे क्या दे रखे उसमें पूर्णांक संख्या दे रखे, तो कोई भी हम पूर्णांक संख्या वर्गमूल के अंदर रखकर हम उसका आंसर क्या निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा वर्गमूल के अंदर 16, तो 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का होता है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, आपको ऑप्शन क्या है कि एक उदाहरण की सहायता से समझाना था, ठीक है। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन ये दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। तो मेरे पास में एक संख्या रेखा, मान लो ये एक संख्या रेखा है, मेरे पास में एक संख्या रेखा है, इसका मिडिल पॉइंट क्या हो गया 0 हो गया। इधर मान लो कितना है 1 है, इधर कितना हो गया 2 हो गया, इधर कितना हो गया 3, ठीक है।
अब आपको क्या करना है कि √5 है, तो √5 को आपको दो भागों में से दो भागों में डिवाइड करो, जिसमें ये क्या है कि टूट जाए। तो मैं √5 को शुरुआत से क्या करता हूँ कि √5 है, इनको हम किस 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 भागों में तोड़ सकते हैं। देखो 4 1 में तोड़ सकते हैं, 3 2 में तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं पहले 0 पर खड़ा हूँ, फिर कहाँ पर खड़ा हूँ 0 पर, और मैं पहले इस टाइप चला 1 सेंटीमीटर, कितना चल गया 1 सेंटीमीटर। तो अब देखो मेरे पास प्रकार है नहीं, तो आप क्या करना, प्रकार को 1 सेंटीमीटर खोलना, यहाँ पर चाप काटना, ठीक है। काट दिया, फिर इसकी सहायता से आप यहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण बनाना। फिक्स क्या बनाना, 90 डिग्री का क्या बनाना, कोण बनाना। इसे कोण बना लिया, फिर इसको इससे मिला दो, क्या कर दो, इसको इसे क्या कर देना, मिला देना। क्या कर देना, मिला देना। मिलाएंगे तो ये त्रिभुज बन गया। मान लो इसका नामकरण करते हैं, यहाँ पर ओ है, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो हमारे पास में जो त्रिभुज प्राप्त हुआ है, मान लो त्रिभुज ए ओ बी, एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है, यहाँ ऐसे लिखो ओ ए बी, ठीक है। त्रिभुज में देखो, तो ये त्रिभुज आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ पर चाप काटा है, तो ये चाप यहाँ पर 90 डिग्री का था, कितने का था 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कौन सा थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। कौन सी लगती है, तो त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे कि कर्ण, ये मान है इनके दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो मान रखना, ध्यान रखना, यहाँ से लेकर इसकी लेंथ कितनी है, 1 है। और ये चाप काटा है, ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर का है। कितना है 1 सेंटीमीटर का। तो इसका भी मान 1 का स्क्वायर, इसका भी मान 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। तो अब देखो ओपी का मान कितना आ गया, रूट में कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, रूट में कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। मैंने तो इसका मान कितना आ गया, रूट में 2 सेंटीमीटर, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास में √5 नहीं है, अभी हमारे पास में मान कितना है, √2 है। कितना है, √2 है, ठीक है। अब आगे देखो, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फिर एक चाप काटता हूँ। यहाँ पर चाप जितना इतनी ये जितनी लेंथ है, इतनी लेंथ का मैं इधर एक और चाप काटता हूँ 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इस 1 सेंटीमीटर चाप कटा है, इसको मैं इससे मिला देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। फिर इसको इससे मिला देता हूँ, मैं यहाँ से किसको मिला देता हूँ, इसको, ठीक है। मैंने मिला दिया, मिलाने के बाद में देखो ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया। तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब मान लो यहाँ पर कोई बिंदु क्या गया सी। अब हमारे पास ओ सी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ओ सी का मान निकालेंगे। तो ओ सी का वापिस अब त्रिभुज कौन सा बन गया, ओ बी सी बन गया। नहीं तो अगला त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ बी सी, ओ बी सी त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज ओ बी सी में फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो आधार का मान कितना है, √2 है, बीसी का मान कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो ओसी का मान निकाल सकते हैं। तो ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर, ठीक है। ओ सी का स्क्वायर नहीं ना, सॉरी यार, बीसी का स्क्वायर। किसका हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना है, √2 है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना हो गया 1। तो ओसी का मान कितना आ गया, रूट में 3 आ गया। कितना आ गया, रूट में 3। अभी भी हमारे पास में मान कितना है, √3 है। कितना है, √3 है। हमारे पास रूट कितना, मान कितना निकालना है, √5 निकालना है। कितना निकालना है, 5। अब देखो मैं फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एक चाप और काटता हूँ। आप ये काम किससे करना, प्रकार की सहायता से करना। अब हमें मान निकालना है ओडी का। तो ओ डी का मान निकालेंगे तो ओ डी स्क्वायर बराबर, अब त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, पहले त्रिभुज लिखो, त्रिभुज कौन सा होगा, ओ सी डी। त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ओ सी डी में, ओ सी डी में क्या हो जाएगा, ओ डी क्या कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा, डी सी का स्क्वायर। ओ डी का स्क्वायर कितना दे रखा है, ओसी का स्क्वायर कितना दे रखा है, ओसी का स्क्वायर हमारे पास में कितना था, √3 था। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, डीसी का कितना आ गया 1। तो ओडी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4। और ओडी का स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल करेंगे दोनों तरफ कितना आ जाएगा 2। तो इसका मान अब कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अभी भी हमारे पास में √5 नहीं है नहीं। तो हम फिर एक बार और कोशिश करते हैं, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का और चाप काटते हैं, इधर बिंदु रखकर 1 सेंटीमीटर का और चाप काटते हैं।
और फिर हम इसको वापस इसे क्या करते हैं, मिलाते हैं। फिर मैंने मिला दिया, तो मिलाएंगे तो अब हमारे पास में जो नया त्रिभुज प्राप्त होगा वो कौन सा हो गया, यहाँ पर मान लो बिंदु क्या है, ई है, तो ओ डी ई में, ओ डी ई में, त्रिभुज ओ डी ई में क्या करना है, ओ डी में क्या करेंगे कि ओ ई का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ ई का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर बराबर है प्लस क्या हो जाएगा, डीई का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर। तो ओ ई का मान कितना आ जाएगा, ओ ई का मान कितना आ जाएगा, देखो ओ डी का मान हमारे पास में 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और इसका ए का स्क्वायर। तो ओ ई का मान कितना आ जाएगा, रूट में 5 आया नहीं है, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। अब हमारे पास में इसका मान कितना आ गया, रूट है 5 आ गया। अब देखो, अब प्रकार रखना अपना पास में, और प्रकार रखेंगे तो इतना प्रकार खोलना, इस प्रकार की सहायता से इसे काटना, ठीक है, ये चाप कट गया। फिर इसकी सहायता से ऐसे चाप काटना, चाप कट गया, ठीक है। फिर यहाँ से फिर चाप काटना, ऊपर वाले से यहाँ से फिर चाप काटना, और चाप ऐसे कटेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से चाप काटना, और यहाँ से चाप कटेगा, तो ऐसे चाप कटेगा, ठीक है। और ये जो चाप जहां पर कट रहा है, इस बिंदु से जहां पर ये चाप कट रहा है, उस चाप पर देखना मान कितना आता है। तो इसका मान कितना होता है, रूट 5 का मान कितना आ जाएगा, 2.41 आएगा, कितना आएगा, 2.41 आएगा। यहाँ पर जहां पर ये आप कट रहा है, मान लो या कटने बिंदु मान लेते हैं पी है, जिस बिंदु पर ये कटेगा, यानी बिंदु ई से आप चाप काटोगे, जिस बिंदु पर रेखा पर यहाँ पर कटेगा, और जो मान प्राप्त होगा वो मान कितना होगा, 2.41 होगा, ठीक है। नहीं, आप अपनी कॉपी में करके देखना प्रकार की सहायता से। तो रूट 5 को दर्शन आपको आ गया। अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू मेरे को करके बताना, किसका, रूट 3 और रूट 7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, आप खुद करना ऐसे। अब अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो कुछ नहीं, इसमें करना तो है नहीं कुछ, समकोण त्रिभुज मानना है, बार बार क्या करना है, समकोण त्रिभुज करना है, और शुरुआत से 1 सेंटीमीटर लेना था, ठीक है। अगर आपको रूट 3 को दर्शाना है तो आपको पहले तोड़ना आना चाहिए, कि किस रूप में आप तोड़ना सीखना है, कि रूट 5 को मैंने बताया था कि किस रूप में तोड़ सकते हैं। 4 1 में तोड़ा था, देखो मैंने 4 1 में तोड़ा था, तो यहाँ पर 4 1 आ रहा है। आगे मैंने कहां पर, रूट 3 2 1 हो गया। तो आपको छोटे छोटे भागों में पहले क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो संख्या रेखा पर क्वेश्चन इस तरह हम दर्शाते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है जो आपको कुछ नहीं को अपने पेज की सहायता से मोड़कर उनको बताना है, ठीक है। वो आपका एक क्रियाकलाप है, खुद कर लेना, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 2 पढ़ ली, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2। तो आपको हमारा मेथड कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।